मेरी ननद से जुड़ी हुई जो सच्चाई सामने आई थी, उसने मेरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। मैं हमेशा सोचती रहती थी कि आखिर वो हर 2 महीने के बाद कैसे गर्भवती हो जाती है। ये कोई आम बात नहीं थी, लेकिन जब भी मैं इस मामले पर बात करने की कोशिश करती, तो मेरे पति बहुत ज़्यादा नाराज हो जाते थे। उनका कहना था कि हमें दूसरों के सामने इस बदनामी का सामना करना पड़ सकता है और ये हमारे परिवार की इज्जत का मामला है। लेकिन मैं खामोश कैसे रहती? हर बार जब मैं अपनी ननद को देखती, तो उसकी खाली आंखें, बिखरे बाल और डरे हुए चेहरे को देखकर मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ बैठ जाता था। कुछ तो ऐसा था जिसे सब लोग नजरअंदाज कर रहे थे, या फिर ऐसा था जिसे जानबूझकर छुपाया जा रहा था। मुझे अंदर ही अंदर बेचैनी खाए जा रही थी। मैं सोचने पर मजबूर थी कि कहीं कुछ तो ऐसा नहीं हो रहा जो मेरी नज़र से ओझल है। मेरे दिल में हर पल सवालों पर सवाल चल रहे थे। शायद ये मेरा सिर्फ वहम था, लेकिन मैं इस बात की तसल्ली कर लेना चाहती थी। इसके लिए मैंने एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक कदम उठाया। अपने पति की गैर मौजूदगी में मैंने अपनी ननद के कमरे में एक छोटा सा खुफिया कैमरा लगा दिया। पहले दिन तो उसमें कुछ भी खास नज़र नहीं आया और दूसरा दिन भी वैसे ही गुजर गया। मुझे लगा कि शायद मैं ही गलत सोच रही थी, मगर तीसरे दिन मेरी नज़रें स्क्रीन पर जम गईं। तीसरे दिन जो कुछ भी मैंने देखा, उससे तो मेरे शरीर से जैसे जान ही निकल गई थी। मेरी आंखें जम गईं, सांस गले में ही अटक गई और पूरा शरीर कांपने लगा था। ये हकीकत, ये भयानक सच्चाई मैंने कभी सपने में भी नहीं सोची थी कि ऐसा भी मुमकिन हो सकता है। कमरे में होने वाली वो बहस मेरे मन में गूंजने लगी। मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। दिल डर के मारे तेजी से धड़कने लगा। मैं चीखना चाहती थी, रोना चाहती थी, मगर मुझमें हिलने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। जैसे ही मैंने वीडियो का आखिरी नज़ारा देखा, मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैंने जल्दी से कैमरा बंद किया, पर कांपते हाथों से उसे उठाया और दीवार का सहारा लेकर खड़ी हुई। मैं जानती थी कि अब यहाँ एक पल के लिए भी रुकना मेरे लिए बहुत खतरनाक हो सकता था। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन मेरे कदमों में जान ही नहीं बची थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पूरे शरीर से किसी ने ताकत खींच ली हो। मुझे जल्दी ही यहाँ से निकलना था। इस घर में अब एक पल के लिए भी रुकना नामुमकिन था। मैं जानती थी कि अगर किसी को पता चल गया कि मैंने ये सब कुछ देख लिया है, तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। मैंने अपनी सारी हिम्मत जुटाई, दरवाज़ा खोला और फिर कांपते पैरों के साथ घर से बाहर भाग निकली। मेरा नाम सिमरन है, मेरी उम्र 22 साल है। मैं अपने पिता के साथ एक आम सी जिंदगी गुजार रही थी। मेरी जिंदगी हमेशा से बहुत ही सादगी से भरी रही थी। बस कुछ गिने चुने सपने थे और मेरे पिता की बेपनाह मोहब्बत थी। जब मेरी माँ मेरे साथ थी, तो उनकी मौजूदगी में सब कुछ ठीक लगता था, सब कुछ पूरा लगता था। मगर जब वो चली गई, तो सब कुछ बदल गया। माँ के बिना मेरे घर की दीवारें सूनी लगती थी, हर चीज़ वीरान सी महसूस होती थी। मेरे पापा भी कुछ ज़्यादा ही परेशान रहने लगे थे। वो पहले की तरह मुझे हर फैसले में राय नहीं लेते थे, बस खुद ही सब कुछ तय करने लगे थे। उनकी खामोशी के पीछे छुपी बेचैनी को मैं रोज महसूस करती थी। वह अक्सर मुझे अकेला घर पर छोड़ने से घबराते थे। बार बार ये पूछते रहते कि दरवाज़ा अच्छी तरह से बंद किया है या नहीं, और मुझे समझाते रहते कि मैं किसी अजनबी से बात ना करूं। मुझे लगता था कि वो मेरी फिक्र करते हैं, मगर मैंने कभी उनकी परेशानी की असली वजह पर ध्यान ही नहीं दिया था। और फिर वो दिन आ गया जब मुझे सब कुछ समझ में आ गया। वो रात जिसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल कर रख दी। रात काफ़ी हो चुकी थी। मेरे पापा हमेशा की तरह दुकान पर थे और मैं घर में अकेली थी। वैसे तो मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं थी, मगर उस रात का माहौल ही अजीब सा था। बाहर गली में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ था और एक अजीब सी खामोशी हर चीज़ पर फैली थी, जैसे हवा में कोई छुपा हुआ खतरा हो। मैंने कई बार खिड़की से बाहर झांका, मगर अंधेरे में कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। फिर अचानक मैंने कुछ सुना, किसी के कदमों की धीरे धीरे बढ़ती हुई आवाज़, जैसे कोई हमारे घर के आसपास घूम रहा हो।
मेरा दिल जोर-जोर से धड़कने लगा। मैंने लाइट्स बंद कर दी और दबे कदमों से दरवाजे के पास जाकर सुनने लगी। कदमों की आवाज़ और आपस में की जा रही खुसुर-पुसुर सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था कि 2-3 लोग आपस में कुछ कह रहे हैं। मैंने अपने दिल को तसल्ली दी कि शायद ये मोहल्ले के किसी राहगीर की आवाज़ होगी, मगर फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे पूरे शरीर में सनसनी दौड़ा दी। दरवाजे के हैंडल पर किसी का हाथ पड़ा। ये देखकर मेरी सांसें रुक गईं। कोई धीरे-धीरे दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा था। मैंने तुरंत दरवाजे की कुंडी मजबूती से पकड़ ली और दबे कदमों से पीछे हट गई। मेरी उंगलियां कांपने लगीं, माथे पर पसीना आ गया। मैंने सोचा कि अगर उन्होंने जबरदस्ती दरवाज़ा खोल लिया तो क्या होगा? अगर वे घर के अंदर आ गए तो मैं अकेली थी। मेरी सुरक्षा करने वाला यहाँ कोई भी नहीं था। मेरे ज़हन में बस एक ही रास्ता आया, पिछले दरवाजे से निकलकर कहीं छुप जाऊं। मैं जल्दी से मुड़ी और धीरे से पिछले दरवाजे की कुंडी खोली। दरवाज़ा चरचराकर खुला और मेरे दिल की धड़कन और भी ज़्यादा तेज हो गई। अगर बाहर मौजूद लोगों ने मुझे सुन लिया तो? मगर मेरे पास अब वक्त नहीं था। मैंने अपनी सांसें रोक लीं और दबे कदमों से गली में निकल आई। मेरे दिल में डर भरा हुआ था, मगर मैं जानती थी कि यहाँ रुकना अब खतरे से खाली नहीं है। गली में हल्की सी रोशनी हो रही थी, मगर कोई भी चीज़ ठीक से नज़र नहीं आ रही थी। मैंने जल्दी-जल्दी चलना शुरू किया। मैं अपनी सांसों की आवाज़ को सुनने की कोशिश कर रही थी और ये भी ध्यान दे रही थी कि कहीं कोई मेरे पीछे तो नहीं आ रहा। जैसे ही मैं ममता आंटी के दरवाजे पर पहुंची, मैंने उनका दरवाज़ा ज़ोर-ज़ोर से बजाया। दरवाज़ा खुला और मैं तकरीबन अंदर गिर पड़ी। आंटी ने हैरानी से मुझे देखा। उस वक्त मैं हाँफ रही थी। मेरा चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। मैंने जल्दी-जल्दी उन्हें सब कुछ बताया और उन्होंने तुरंत ही मुझे अंदर बुला लिया। मैंने दरवाज़ा बंद होते देखा और तब जाकर मेरे दिल को कुछ सुकून मिला। मगर ज़हन में बस एक ही सवाल था, ये लोग कौन थे? क्या वाकई वे चोर थे या कुछ और? जब मेरे पापा आए तो मैं उनके साथ घर वापस लौटी। पापा को जब आंटी ने सारी बात बताई तो वे खामोश हो गए। उनकी आंखों में गुस्सा और परेशानी दोनों थे। वे मुझे घर वापस लेकर आए, मगर मैंने महसूस किया कि वे रास्ते भर कुछ सोच रहे थे। घर पहुंचकर उन्होंने दरवाजे के ताले चेक किए और फिर एक गहरी सांस ली। अगली सुबह पापा ने जो फैसला सुनाया, उसने मेरे दिल में एक तूफान खड़ा कर दिया। बेटा, मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता देखा है। लड़का बहुत ही सुलझा हुआ है और बैंक में अच्छी नौकरी करता है। मुझे लगता है कि ये तुम्हारे लिए बहुत बेहतर होगा। मेरा दिल धक्क से रह गया। ये सब कुछ इतनी जल्दी? क्या पापा को लगा कि मैं अब इस घर में सुरक्षित नहीं हूँ? क्या वे मेरी सुरक्षा के लिए मुझे जल्द से जल्द विदा कर देना चाहते हैं? पापा, इतनी जल्दी? मैंने हल्की आवाज में कहा, जैसे खुद को भी यकीन ना हो कि ये सब मैं कह रही हूँ। पापा ने गहरी सांस ली, जैसे कोई बहुत भारी बोझ उनके सीने पर रखा हो। बेटा, तुम्हें मैं बेसहारा नहीं देख सकता। मैं नहीं चाहता कि मेरे बाद तुम्हें कोई सहारा ना मिले। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम एक अच्छे घर में चली जाओ, जहाँ तुम्हारी सुरक्षा हो सके। मैंने पापा की आंखों में वही डर देखा जो मैंने माँ के आखिरी दिनों में उनकी आंखों में देखा था। वे अकेले रह जाने से डरते थे। वे मुझे असुरक्षा में नहीं देखना चाहते थे। मैं खामोश रही। मैं जानती थी कि जो रात मैंने गुजारी थी, वो मेरे लिए एक चेतावनी थी। कुछ दिनों बाद बीरेंद्र और उसके पिता हमें देखने के लिए आए। वो दिन मेरे लिए किसी अजीब सपने की तरह था। एक ऐसा सपना जिसमें हकीकत और वहम के बीच की लकीर धुंधली हो चुकी थी। मैं खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि ये सब कुछ आम है। हर लड़की की जिंदगी में ऐसा वक्त आता ही है। मगर मेरे दिल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैं एक कोने में चुपचाप बैठी रही, मगर दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। मैंने हमेशा सोचा था कि जब शादी का वक्त आएगा तो मैं खुशी और जोश महसूस करूंगी, मगर यहाँ मामला बिल्कुल उल्टा था। मेरी उंगलियां अपने आप ही मेरे दुपट्टे के किनारे को मरोड़ रही थीं और दिल किसी अनजाने डर में डूब रहा था। मैंने सोचा कि शायद ये आम सी घबराहट है, मगर अंदर कहीं कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो मुझे नजर तो नहीं आ रहा था, मगर महसूस हो रहा था।
जब मैंने नजर उठाकर वीरेंद्र को देखा तो वो सच में एक सुलझा हुआ लड़का लगा। उनका कद लंबा था, चेहरे पर हल्की दाढ़ी और आंखों में संजीदगी थी। वो एक बहुत ही सीधे और शांत स्वभाव के शख्स लग रहे थे, बिल्कुल वैसे जैसे कि मेरे पापा चाहते थे। उनकी बातचीत में ठहराव था और उनके बात करने के अंदाज से ये समझ आ रहा था कि वो एक समझदार इंसान हैं। वो ज़्यादा नहीं बोले, बस ज़रूरी बातें की। मैंने कई बार सुना था कि ज़्यादा बोलने वाले अक्सर बनावटी होते हैं, तो शायद ये अच्छा ही था कि वो ज़्यादा बात नहीं कर रहे थे। मगर फिर भी मेरे दिल में एक कसक बाकी थी। शायद इसकी वजह कुछ और थी। पापा तो पहली नज़र में उन्हें पसंद कर चुके थे, मगर एक बात मुझे खटक रही थी। शायद मेरा दिल बिना वजह ही वहम पाल रहा था। मगर जब मैंने ये देखा कि उनके साथ उनकी छोटी बहन नहीं आई, तो मुझे अजीब लगा। आमतौर पर रिश्ते देखने के मौके पर बहनें तो ज़रूर साथ में आती हैं, खास तौर पर अगर वो इकलौती हो। मैंने खुद को तसल्ली दी कि शायद कोई बड़ी वजह होगी। मगर जब पापा ने खुद पूछ लिया, तो मैंने वीरेंद्र और उनके पिता के चेहरे पर एक पल के लिए फैली परेशानी को महसूस किया। जब पापा ने इस बारे में पूछा, तो वीरेंद्र के पिता ने हड़बड़ाते हुए कहा, वो बीमार है, उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई, इसीलिए नहीं आ सकी। मुझे ये सुनकर अजीब लगा। शायद वाकई ऐसा ही हो, मगर मेरे दिल ने ये बात आसानी से स्वीकार नहीं की। कुछ तो ऐसा था जो मुझे उलझा रहा था, मगर मैं इस बारे में ज़्यादा सोचना ठीक नहीं समझ रही थी। आखिर मेरे पापा भी अब निश्चिंत थे और ये सब उनकी खुशी के लिए ही हो रहा था। वीरेंद्र के पिता ने कहा कि वे बिल्कुल सादगी से शादी करना चाहते हैं। उन्हें किसी भी तरह का दहेज या दिखावा नहीं चाहिए। ये सुनकर पापा को हैरानी हुई। वे हमेशा चाहते थे कि मेरी शादी धूमधाम से हो, मगर मनोज अंकल ने उन्हें ये बात समझाई कि सादगी में ही असली खूबसूरती होती है। मेरे पापा आखिरकार मान गए, मगर उनकी आंखों में एक सपना टूटने की झलक मुझे साफ दिखाई दी। मैंने सोचा कि शायद यही ठीक है, सादगी ही असल खुशी होती है और शादी की सफलता दिखावे में नहीं, बल्कि रिश्ते की मजबूती में होती है। कुछ हफ्तों में ही शादी की तैयारी पूरी हो गई थी। सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वक्त को पंख लग गए हों। कपड़ों की खरीदारी, मेहंदी की तैयारी, छोटे मोटे इंतजाम, सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि मैं अपनी जिंदगी के एक नए मोड़ पर आ चुकी हूँ। मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी थी, कभी खुशी होती, कभी बेयकीनी, कभी हल्की सी उदासी। जब मैं अपने कमरे में बैठी थी, तो दिल अजीब सी घबराहट में डूबा था। क्या सच में मैं शादी के लिए तैयार थी? ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब मेरे पास नहीं था। सब कुछ इतनी जल्दी में हो रहा था कि मुझे सोचने का वक्त भी नहीं मिल रहा था। पापा मेरे पास आए, उनकी आंखों में नमी थी। ये पहला मौका नहीं था जब मैंने अपने पिता को भावुक होते हुए देखा था, मगर आज उनकी आंखों में कुछ और था, एक बेटी की जुदाई का डर और शायद माँ के ना होने की कमी। बेटा, अगर तुम्हारी माँ होती तो ये दिन और भी ज्यादा खास होता, मगर तुम फिक्र मत करना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये सुनते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं अपने पापा के गले लग गई और फपक कर रो पड़ी। मैं जानती थी कि पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं और ये फैसला भी उन्होंने मेरी भलाई के लिए ही किया था, मगर उस वक्त मुझे अपनी माँ की कमी शिद्दत से महसूस हो रही थी। उस रात मैं अपने बिस्तर पर लेटी तो थी, मगर नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मेरे जहन में वो रात अभी भी गूंज रही थी जब मैं घबराई हुई ममता आंटी के घर भाग गई थी और पापा ने अगले ही दिन मेरे लिए रिश्ता तलाश करने का फैसला कर लिया था। क्या ये वाकई मेरी भलाई के लिए था या फिर ये बस जल्दबाजी की जा रही थी? विदाई के बाद जब मैं बीरेंद्र के फ्लैट पर पहुंची, तो मुझे हैरत हुई। मैं हमेशा सोचती थी कि शादी के बाद जब लड़की अपने नए घर जाती है, तो सब कुछ अजनबी लगता होगा। एक नया माहौल, नए लोग और नए रिश्ते। मगर यहाँ मामला अजीब था। ये घर जो अब मेरा नया ठिकाना था, बहुत ज़्यादा साफ सुथरा और खूबसूरत था, जैसे किसी ने खास तौर पर मेरे स्वागत के लिए इसे सजाया हो। हर चीज़ सलीके से रखी गई थी और माहौल में एक अजीब सी बात महसूस हो रही थी। मेरा कमरा खास तौर पर दुल्हन के कमरे की तरह सजा था। गुलाब की पत्तियां,
हल्की रोशनी और सफेद व सुर्ख रंग के पर्दे, सब कुछ किसी सपने की तरह लग रहा था। मैंने हल्की सी सांस ली और अपने अंदर की बेचैनी को कम करने की कोशिश की। सब कुछ जैसा होना चाहिए था, बिल्कुल वैसा ही था। फिर भी मेरे दिल में कहीं न कहीं एक अजीब सा एहसास मौजूद था, जैसे कोई अनदेखा साया मुझे देख रहा हो। वीरेंद्र भी बहुत ही नरम मिजाज के लग रहे थे। वो मुझसे नरमी और प्यार से बात कर रहे थे। उनके लहजे में तमीज़ थी और वो एक सुलझे हुए इंसान लग रहे थे, जैसा कि पापा ने कहा था। मुझे लगा कि शायद मैं बिना वजह घबरा रही थी। शायद पापा ने सच में मेरे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढा था। मगर फिर अगली सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी आत्मा तक को हिलाकर रख दिया। रात में मुझे गहरी नींद नहीं आई थी। नया घर था, नया माहौल और अजीब सी बेचैनी। मैं बार बार करवट बदलती रही और फिर तड़के सुबह न जाने कब मेरी आंख लग गई। सुबह सवेरे अचानक एक खौफनाक आवाज ने मुझे डरा दिया। ये कोई आम डर या दर्द की चीख नहीं थी, बल्कि उसमें एक दहशत और बेबसी थी। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत ज्यादा तकलीफ में हो, जैसे किसी के साथ कुछ बहुत बुरा हो रहा हो। मैं एक झटके से बिस्तर से उठी। मेरे हाथ पसीने से भीग चुके थे। मैं तेजी से दरवाजे की तरफ लपकी। मेरा दिल धड़क रहा था, सांसें उखड़ रही थीं। मैंने नजर घुमाई तो देखा कि वीरेंद्र भी जाग चुके थे और वो मुझसे पहले ही दरवाजे की तरफ बढ़ चुके थे। उनके चेहरे पर परेशानी की झलक साफ दिख रही थी। ये आवाज कैसी है? मैंने वीरेंद्र से पूछा, जैसे मेरे दिल में कोई अनजाना खौफ उठने लगा हो। मैंने इससे पहले कभी ऐसी आवाज नहीं सुनी थी। ये कोई आम बात नहीं थी। कुछ नहीं है, तुम बस अंदर रहो, मैं देखकर आता हूँ। वीरेंद्र ने जल्दी से जवाब दिया, मगर उसकी आवाज में बेचैनी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा हो, जैसे वो नहीं चाहता था कि मैं बाहर जाऊं। मगर मैं रुक नहीं सकती थी। मेरे कदम अपने आप दरवाजे की तरफ बढ़ गए। मैं नहीं जानती थी कि मेरे साथ अब क्या होने वाला था, मगर मेरा दिल कह रहा था कि अगर मैं नहीं गई तो शायद मैं एक बहुत बड़े राज से अनजान रह जाऊंगी। मैंने दरवाजे की दरार से झांका और जो मंजर मैंने देखा उसने मेरे शरीर में जैसे सनसनी दौड़ा दी। सामने हॉल के दूसरे सिरे पर एक लड़की जमीन पर गिरी हुई थी। उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे और उसके कपड़े उलझे हुए थे। उसके चेहरे पर दहशत भरी खौफनाक लकीरें थीं, जैसे वो कुछ कहने की कोशिश कर रही हो, मगर शब्द उसका साथ नहीं दे रहे थे। ये कौन थी? मैंने नजर घुमाई तो देखा कि वीरेंद्र के पापा पास में खड़े थे, मगर उनके चेहरे पर कोई परेशानी या हैरानी नहीं थी, जैसे ये उनके लिए बिल्कुल आम बात हो। वीरेंद्र आगे बढ़े और जल्दी से उस लड़की को सहारा देने लगे, मगर वो बार बार पीछे हट रही थी, जैसे कि वो वीरेंद्र से बहुत ज्यादा डरी हुई हो। ये सब क्या हो रहा है? मैंने धीरे से खुद से कहा, मगर मेरे सवालों का जवाब मुझे कुछ ही पलों में मिलने वाला था। एक औरत ने आगे बढ़कर उस लड़की का बाजू जोर से पकड़ लिया और सख्त लहजे में बोली, बस करो, ये रोज रोज का तमाशा बंद करो। मेरा दिल टूटने लगा। ये लड़की कौन थी और ये सब क्यों हो रहा था? मैंने वीरेंद्र की नजरों में कुछ अजीब सा देखा, एक बेचैनी, एक घबराहट, जैसे वो नहीं चाहता था कि मैं ये सब देखूं। फिर अचानक उस लड़की की नजर मुझ पर पड़ी। वो मुझे देखकर स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों में एक ऐसी बेचैनी थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, कुछ बताना चाहती हो, मगर कोई डर उसके शब्दों को रोक रहा हो। फिर उसने गिड़गिड़ाती हुई आवाज में एक वाक्य कहा, जो मेरे कानों में किसी बिजली की तरह गिरा, सिमरन, भाग जाओ। मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। ये कौन थी और इसे मेरा नाम कैसे मालूम था? मेरा दिल घबराने लगा। मैंने वीरेंद्र की तरफ देखा। उसका चेहरा पहले से ज्यादा संजीदा हो चुका था, जैसे वो चाहता था कि अब मैं एक शब्द भी ना बोलूं। ये सब क्या हो रहा था? मेरी शादी को सिर्फ एक दिन ही हुआ था और मैं पहले ही दिन किसी भयानक राज में उलझ चुकी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। मेरा दिल एक ही बात कह रहा था, यहाँ कुछ बहुत गलत हो रहा है। वो लड़की मैली कुचैली सी थी, उसके बिखरे बाल, चेहरे पर खौफ की परछाइयाँ, ये सब क्या था? सोच सोच कर मेरा दिमाग फटा जा रहा था। ये मंजर मेरे लिए ऐसा था
जिस पर मैं यकीन नहीं कर पा रही थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और हाथ ठंडे पड़ गए। मैंने कभी ऐसा कुछ अपनी आंखों से देखा ही नहीं था। वो लड़की जमीन पर बैठी अपने बाल पकड़ रही थी, कभी अपने सिर को दोनों हाथों से भींचती, कभी जोर जोर से चीखने लगती। उसकी आंखों में एक अजीब दहशत थी, जैसे वो किसी गहरी यातना में कैद हो। वो अपने हाथों से अपने सिर को पीट रही थी, चीख रही थी और फर्श पर लात घूंसे मार रही थी। वीरेंद्र आगे बढ़े, जैसे वो इन सब चीजों के आदी हों, जैसे ये कोई नई बात ना हो। वो झुककर उसके कंधों को थामने की कोशिश कर रहे थे और बहुत ही नरमी से समझा रहे थे, मगर वो बार बार रोए जा रही थी और जिद कर रही थी, नंदिनी बस करो, देखो सब कुछ ठीक है, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, बस आराम से बैठो प्लीज। मैं बड़ी मुश्किल से लड़खड़ाते हुए कदमों से उसकी तरफ बढ़ी और वीरेंद्र को देखा, जो उसे काबू में करने की कोशिश कर रहा था, मगर वो खुद भी थका हुआ लग रहा था, जैसे ये सब उसकी जिंदगी में हर रोज होता हो। ये वही लड़की थी जिसे वीरेंद्र की छोटी बहन बताया गया था। नंदिनी, मेरा दिमाग जैसे सुन्न हो गया। ये हकीकत मुझ पर आसमान की बिजली की तरह गिरी थी। नंदिनी, वो तो आई ही नहीं थी शादी के दिन, और आज मैं उसे पहली बार देख रही थी, वो भी इस हाल में। मगर वो मुझे आम लड़की नहीं लगी। उसकी हरकतें बहुत ही अजीब थीं, जैसे कि वो पागल हो या किसी बहुत ही भयंकर खौफ से जूझ रही हो। मुझे लगा जैसे वो चीख नहीं रही थी, बल्कि किसी बर्दाश्त ना कर पाने वाली मुसीबत में पड़ी थी, जैसे वो अपने ही अंदर किसी ऐसी कैद में हो जहां से वो निकलना चाहती हो, मगर कोई दरवाजा ना हो। वीरेंद्र ने गहरी सांस ली, जैसे वो थक चुका हो, और मेरी तरफ पलट कर आया। ये कौन है और ये इस हाल में क्यों है? मेरी आवाज में शक था। मुझे लगा जैसे मेरा पूरा वजूद किसी अनजान खतरे की गिरफ्त में आ चुका हो। मैं शादी के बारे में जो कुछ सोच रही थी, जो सपने देखे थे, सब पल भर में चकनाचूर हो रहे थे। ये मेरी बहन नंदिनी है। वो बचपन से ही मानसिक तौर पर बीमार है। वीरेंद्र के शब्द मेरे दिमाग पर बिजली की तरह गिरे। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा और फिर उस लड़की की तरफ, जो अभी भी जमीन पर बैठी खुद से लड़ रही थी। माँ की मौत के बाद इसकी हालत और बिगड़ गई। पापा और मैंने इसे संभालने की पूरी कोशिश की, मगर ये हमारे लिए आसान नहीं था। वीरेंद्र की आवाज में थकान थी, जैसे वो ये सब कहकर खुद को भी समझाने की कोशिश कर रहा हो। अगर हम किसी भी लड़की के घर वालों को ये सब बताते, तो शायद कोई भी अपनी बेटी की शादी हमारे घर में नहीं करता। इसीलिए हमने ये बात तुम लोगों से छुपाई थी, मगर मैं जानता था कि तुम समझदार हो, तुम इस सच्चाई को कबूल कर लोगी। मेरी टांगें कांपने लगीं। मुझे लगा जैसे मेरे पैरों तले से जमीन खिसक रही हो। तुमने ये बात छुपाई? मेरी आवाज कांप रही थी। मैं सदमे में आ गई थी। तो फिर इसका इलाज? हमने इसका इलाज बहुत करवाया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। वीरेंद्र ने कंधे झटक दिए, जैसे वो खुद भी बेबस हो। मेरी नजरें नंदिनी पर जम गईं, जो अभी भी वैसी ही बैठी थी, मगर उसकी सांसें तेज थीं। उसकी आंखों में ऐसा गहरा खालीपन था, जिसे देखकर मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। क्या तुम्हें मुझे ये सब पहले नहीं बताना चाहिए था? मैंने वीरेंद्र की तरफ देखा। मैं जानता था कि अगर मैं ये बता देता, तो तुम या तुम्हारे पापा ये रिश्ता कभी नहीं करते। वीरेंद्र ने साफ तौर पर कहा, इसका मतलब तुमने मुझे धोखा दिया? वीरेंद्र खामोश हो गया। उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था, बस एक बेबसी थी, जैसे वो अपनी मजबूरी बता चुका था और अब इसके आगे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं समझता था। मैंने दरवाजे की तरफ देखा। मुझे सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। ये सब मेरी सोच से परे था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि शादी के दूसरे दिन ही मुझे ऐसे हालात का सामना करना पड़ेगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। यहाँ से चली जाऊं, मगर कहाँ जाऊंगी? क्या पापा को बताऊं? मगर अब वो क्या करेंगे? मैं खामोश हो गई, मगर मेरे दिल में अजीब से ख्याल आ रहे थे। वीरेंद्र ने जो बताई थी, वो वैसे तो सही लग रही थी, मगर मेरा दिल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। अगर नंदिनी सच में मानसिक तौर पर बीमार थी, तो उसे देखकर मेरे अंदर इतना खौफ क्यों जाग रहा था? क्यों उसकी नजरें कुछ कहना चाहती थीं,
मगर उसके शब्द उसका साथ नहीं दे रहे थे। नंदिनी, उस दिन से मैंने उस पर गहरी नजर रखनी शुरू कर दी। मैं जानना चाहती थी कि क्या वो सच में बीमार है या फिर कोई राज है जो वीरेंद्र और उसके पिता मुझसे छुपा रहे हैं। अगले कुछ दिनों में मैंने महसूस किया कि नंदिनी की हरकतें बहुत अजीब हो गई थीं। वो अक्सर मेरे करीब आती, मुझे देखती, जैसे कुछ कहना चाहती हो, मगर फिर अचानक रुक जाती। उसकी आंखों में एक अनोखी बेचारगी थी, जैसे वो किसी गहरे सदमे में हो। फिर एक दिन जब मैं अपने कमरे में बैठी थी, नंदिनी धीरे धीरे मेरे पास आई। उसे देखकर मेरे दिल में एक अनजाना खौफ उठने लगा, मगर मैंने खुद को तसल्ली देने की कोशिश की और शांत रहने के लिए खुद को समझाया। मैंने उसे ध्यान से देखा। उसके कपड़े गंदे थे, बाल बिखरे हुए थे और उलझे हुए थे। फिर उसकी आंखों में एक अजीब सी दहशत थी। उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा और मेरे करीब आई। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। नंदिनी, क्या बात है? मैंने नरमी से पूछा, मगर वो बोली ही नहीं, बस मेरी आंखों में देखती रही। फिर उसकी आंखों में आंसू भर आए। मैंने हैरानी से उसे देख रही थी। वो कुछ इशारे करने लगी, जैसे मुझे कुछ समझाने की कोशिश कर रही हो, मगर उसकी हरकतें मेरी समझ में नहीं आ रही थी। फिर अचानक दरवाजे पर किसी के कदमों की आवाज आई। नंदिनी एकदम से पीछे हट गई और कांपने लगी। मैंने देखा कि वीरेंद्र दरवाजे पर खड़ा था। उसका चेहरा सख्त था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वीरेंद्र की आवाज सख्त और गुस्से से भरी थी। नंदिनी ने घबराकर मेरी तरफ देखा, जैसे वो मदद मांग रही हो। फिर वो दीवार के साथ जाकर दुबक गई, जैसे कोई बच्चा डर के मारे छिपने की कोशिश कर रहा हो। वीरेंद्र ने सख्त नजरों से मेरी तरफ देखा, फिर नंदिनी को बाजू से पकड़कर खींचते हुए बाहर ले गया। वीरेंद्र का ये रवैया नंदिनी के साथ इतना सख्त क्यों था? क्या वो वाकई अपनी बहन के लिए फिक्रमंद था या उसकी सख्ती के पीछे कोई और राज छुपा हुआ था? अगली रात जब सब सो चुके थे, मुझे प्यास लगने लगी। मैं पानी लेने के लिए किचन की तरफ जा रही थी। तभी मेरी नजर नंदिनी के कमरे पर पड़ी। उसका दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था और अंदर से धीमी रोशनी आ रही थी। मेरे कदम अपने आप ही उसकी तरफ बढ़ गए। मेरे अंदर एक अनजाना एहसास पैदा हुआ, जैसे कुछ मुझे अंदर देखने पर मजबूर कर रहा हो। मैं धीरे से अंदर झांकी और जो मंजर मेरे सामने आया, उससे मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। नंदिनी फर्श पर पड़ी कांप रही थी। उसका चेहरा लाल हो रहा था और उसकी सांसें तेज चल रही थी। वो बार बार अपने बाजुओं को जोर से जकड़ रही थी, जैसे खुद को काबू में रखने की कोशिश कर रही हो। नंदिनी, तुम ठीक तो हो? मैं तेजी से अंदर जाकर उसे सहारा देने लगी, मगर उसने मुझसे नजरें मिलाने से कतरा लिया, जैसे उसे किसी बात का डर हो। उसकी आंखों में बहुत तकलीफ थी, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो मगर कह ना सकती हो। फिर वो धीरे से मेरे कान के करीब आई और धीमी आवाज में बोली, मुझे बचा लो। मेरा दिल जैसे सीने में धड़कना भूल गया। क्या मतलब? मैंने घबराकर पूछा, मगर इससे पहले कि वो आगे कुछ भी कह पाती, अचानक दरवाजा जोर से खुला और मेरे ससुर अंदर दाखिल हुए। उनके चेहरे पर गुस्से के भाव थे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उनकी आवाज सख्त थी। मैं बौखला सी गई। ये बीमार है, मैं इसे देख रही थी। मेरे ससुर ने मुझे सख्त नजरों से घूरा, फिर नंदिनी की तरफ देखा। इसे कुछ नहीं हुआ है, तुम अपने कमरे में जाओ। मैंने कुछ बोलने के लिए अपने होंठ खोले, मगर वीरेंद्र भी अंदर कमरे में आ चुका था। सिमरन, तुम परेशान मत हो, नंदिनी को बस बुखार है, हम इसे संभाल लेंगे। वीरेंद्र का लहजा ठंडा था, मगर उसकी नजरों में कुछ ऐसा था जिसने मुझे अंदर तक बेचैन कर दिया। मैं चुपचाप खड़ी रही। क्या वाकई ये सब सच था या मुझसे कुछ छुपाया जा रहा था? अगली सुबह जब मैं सोकर उठी तो कल रात के हादसे की गूंज मेरे दिमाग में उठने लगी। नंदिनी की वो हालत, उसका इस तरह से मुझसे बात करना, उसकी आंखों का डर, वीरेंद्र और उसके पिता का रवैया, सब कुछ मुझे एक अजीब कहानी का हिस्सा लग रहा था। मुझे बचा लो, ये शब्द बार बार मेरे जहन में गूंज रहे थे। मैंने तय कर लिया कि मैं सच का पता लगाकर रहूंगी। अगले दिन जब वीरेंद्र दफ्तर गए और मेरे ससुर बाहर थे, तो मैंने सुनीता आंटी को बुलाया, जो कभी कभी नंदिनी की देखभाल के लिए आती थी।
मेरे पास यही मौका था। मैं जानती थी कि घर के किसी मर्द से मुझे सच सुनने को नहीं मिलेगा, मगर शायद सुनीता आंटी कुछ जानती हो। वो बरसों से इस घर में आ रही थी। उनके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सा डर रहता था। आंटी, आप कितने अरसे से यहाँ आ रही हैं? मैंने पूछा। आंटी ने इधर-उधर देखा, जैसे खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही हो कि उनकी बात कोई सुन नहीं रहा। फिर उन्होंने धीरे से कहा, कई साल हो गए हैं मैडम, मगर मैं सिर्फ ज़रूरत के वक्त आती हूँ। ये लोग मुझे ज़्यादा देर यहाँ रहने नहीं देते। क्यों? शायद कोई खास वजह हो। उन्होंने मेरी तरफ गहरी नज़रों से देखा, जैसे कुछ कहना चाह रही हो, मगर कहने से बच रही हो। मैडम, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती, मगर ये घर आम नहीं है। यहाँ कुछ ऐसा है जो ठीक नहीं है। क्या मतलब? मेरा दिल धड़कने लगा। आंटी मेरे करीब झुकते हुए फुसफुसाईं, मैं बस इतना कहूंगी कि अगर कभी तुम्हें ये लगे कि कुछ गलत हो रहा है, तो अपनी आंखें खुली रखना। यहाँ हर चीज वैसी नहीं है जैसी नजर आती है। ये सुनकर मैं एक बार फिर से डर गई। मैंने गौर से सुनीता आंटी को देखा। वो परेशान लग रही थी, जैसे कुछ ज्यादा कहना चाहती हो, मगर कह नहीं पा रही थी। नंदिनी की हालत और भी बिगड़ गई। अगले दिन मैंने नंदिनी की हालत और भी ज्यादा खराब देखी, तो मैंने एक फैसला कर लिया। मैं इस घर में और अंधेरे में नहीं रह सकती। मुझे सच जानना था। मैंने अपनी एक जानने वाली डॉक्टर को बुलाया, ताकि वो चुपके से नंदिनी का चेकअप कर सके। मैं जानती थी कि अगर वीरेंद्र या उसके पिता को पता चल गया, तो वे कभी भी इसकी इजाज़त नहीं देंगे। जब डॉक्टर ने नंदिनी का चेकअप किया, तो उसके चेहरे पर डर के आसार साफ दिख रहे थे। सिमरन, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, मगर ये बहुत चौंकाने वाली बात है। मेरा दिल डूबने लगा। क्या हुआ डॉक्टर? डॉक्टर ने एक पल के लिए खामोशी ओढ़ी, फिर धीरे से बोली, नंदिनी प्रेग्नेंट है। मेरा शरीर जैसे पत्थर का हो गया। क्या? मेरी आवाज़ कांप रही थी। डॉक्टर की नज़रें गंभीर थी। हाँ, और मेरा ख्याल है कि इसे कोई नशे जैसी दवा भी दी जा रही है, क्योंकि ये बहुत कमज़ोर हो चुकी है और इसका दिमाग जैसे बंद होता जा रहा है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। शायद ये कैसे हो सकता है? घर में कोई और मर्द नहीं था, तो फिर ये बच्चा किसका था? मेरे जहन में खौफनाक ख्याल आया, मगर मैंने फौरन उसे झटक दिया। क्या वीरेंद्र कुछ जानता था, या फिर? मेरे मन में कई सारे सवाल गूंजने लगे, लेकिन उनके जवाब मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे। मेरे हाथ कांप रहे थे, दिल बेतहाशा धड़क रहा था। डॉक्टर की बातों ने जैसे मेरे पूरे वजूद को झंझोड़ कर रख दिया था। नंदिनी प्रेग्नेंट है, ये शब्द मेरे मन में गूंज रहे थे। ये कैसे मुमकिन था? नंदिनी घर से बाहर नहीं जाती थी, वो किसी से मिलती नहीं थी, तो फिर आखिर ये सब कैसे? मुझे लगा जैसे मेरा दिमाग फट जाएगा। सिमरन, तुम ठीक हो? डॉक्टर ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं जैसे किसी नींद से जागी। ये कैसे हो सकता है? मेरी आवाज कांप रही थी। डॉक्टर ने मेरी आंखों में देखा, जैसे कुछ सोच रही हो। फिर वो धीरे से बोली, मेरे ख्याल में नंदिनी के साथ कुछ बुरा हुआ है, क्योंकि वो अपने होशो हवास में नहीं है। शायद उसे कोई ऐसी दवा दी जा रही है जिससे वो विरोध ना कर सके। ये सुनकर मैं घबरा गई और डॉक्टर से पूछा। डॉक्टर ने गहरी सांस ली और बोली, कुछ लोग ऐसी दवाइयाँ देते हैं जिनकी वजह से इंसान बेबस हो जाता है। वो अपनी सोचने और समझने की शक्ति खो देता है। अगर उसे लगातार इस तरह की दवा दी जाए, तो वो जिंदा तो रहता है, मगर अपनी हालत के बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। तो क्या नंदिनी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था? मेरा वजूद जैसे किसी खौफ में डूबने लगा। क्या वीरेंद्र इस बारे में जानता था? डॉक्टर के जानने के बाद मैं खामोशी से अपने कमरे में बैठ गई। अब मैं कई सवालों में उलझ चुकी थी। क्या वीरेंद्र को इस बारे में सब कुछ मालूम था? अगर नंदिनी बीमार है, तो फिर वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? अगर ये बात वीरेंद्र को नहीं पता, तो क्या उसके पिता को पता है? अगर दोनों ही ये जानते हैं, तो फिर वे ये हकीकत क्यों छुपा रहे हैं? मुझे लगा अगर मैंने सच्चाई तलाश नहीं की, तो मैं खुद भी किसी जाल में फंस जाऊंगी। मैंने तय कर लिया था कि किसी भी कीमत पर इस राज से पर्दा उठाकर रहूंगी। ये घर कुछ बड़ा छुपा रहा था, और मैं अनजाने में ही सही, लेकिन अब इस घर का हिस्सा बन चुकी थी। मुझे इस घर के बारे में बहुत कुछ अजीब लग रहा था।
मेरा दिल कह रहा था कि कुछ ना कुछ जरूर छुपाया जा रहा है। नंदिनी की हालत, उसकी आंखों में बसी हुई दहशत और सबसे ज्यादा उसका बच्चा, ये सब किसी खौफनाक हादसे की तरफ इशारा कर रहे थे। मगर मैं अब तक इसे समझ पाने में नाकाम थी। मैं जानना चाहती थी कि रातों को यहाँ पर क्या होता है। वीरेंद्र और उसके पिता हमेशा कहते हैं कि नंदिनी को किसी मानसिक बीमारी है, मगर जो कुछ भी मैंने देखा था वो इस कहानी से मेल नहीं खाता था। तीसरी रात जो हुआ उसने मेरी दुनिया हिला दी। रात के सन्नाटे में जब पूरा घर सो रहा था, नंदिनी के कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। मैंने कैमरे की स्क्रीन पर नजरें गड़ा रखी थी। मेरी सांसें उखड़ने लगीं। दिल प्रार्थना कर रहा था कि मेरी सारी सोच गलत साबित हो जाए, मगर जो मैं देखने जा रही थी वो मेरी जिंदगी का सबसे भयानक लम्हा बनने वाला था। मेरे ससुर अंदर आए। मेरा दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। उन्होंने दरवाजा धीरे से बंद किया और आगे बढ़े। नंदिनी खामोशी से बैठी थी, जैसे उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा हो। उसकी आंखें वीरान थीं, उसका शरीर बेजान पुतले की तरह था, जैसे वो जिंदा होते हुए भी मर चुकी हो। फिर जो हुआ वो मैं बयां नहीं कर सकती। मैं खौफ से कांपने लगी। मेरी आंखों के सामने जो मंजर था उसने मेरे अंदर की सारी हिम्मत छीन ली। मैंने कांपते हाथों से लैपटॉप बंद कर दिया, मगर मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। ये सब मेरे अपने ससुर ने किया था। अगली सुबह मैंने जल्दी से वीरेंद्र को बुलाया। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं उसे सब कुछ बता दूंगी। मैं खुद को काबू में रखने की कोशिश कर रही थी, मगर मेरे अंदर तूफान उठ रहा था। वीरेंद्र, मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहती हूँ। मेरी आवाज संजीदा थी। वीरेंद्र ने मोबाइल देखते हुए लापरवाही से कहा, हाँ बोलो। नंदिनी प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही वीरेंद्र का रंग बदल गया। उसके हाथ कांप गए और आंखों में एक अजीब सी बेचैनी उभर आई। क्या कह रही हो तुम? तुम्हें ये किसने बताया? मैंने डॉक्टर को बुलाया था। ये कैसे मुमकिन है? मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। वीरेंद्र खामोश रहा। उसकी खामोशी मेरे शक को और हवा दे रही थी। वीरेंद्र, तुम्हें पता है ना? मैंने सख्त लहजे में कहा। वीरेंद्र ने मुझे सख्त नजरों से देखा और धीरे से बोला, ये तुम्हारा मामला नहीं है सिमरन, तुम इसमें मत पड़ो। ये मेरा मामला नहीं है। मैं चीख पड़ी। वो मेरी ननद है। मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे बाप ने क्या किया। ये सुनते ही वीरेंद्र का चेहरा खौफनाक हो गया। उसकी आंखों में वही साया उभर आया जो मुझे हमेशा से परेशान करता था। तुमने क्या देखा? उसने धीरे से पूछा, मगर उसके लहजे में खतरे की गूंज थी। सब कुछ देखा और मैं खामोश नहीं रहूंगी। वीरेंद्र ने एक पल के लिए कुछ सोचा, फिर धीरे से मुस्कुराया। सिमरन, तुम बहुत मासूम हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम चीखोगी और लोग तुम्हारी बात मान लेंगे? मैं पुलिस को बुलाऊंगी, मैंने धमकी दी। वीरेंद्र आगे बढ़ा और मेरे बाजू को जोर से पकड़ लिया। पुलिस? अच्छा, तुम्हें मालूम है ना कि इस घर में जो भी अपनी जुबान खोलता है वो फिर कभी वापस नहीं आता। मेरा दिल दहल गया। वीरेंद्र की आंखों में दरिंदगी थी। तुम्हें लगता है कि तुम भाग जाओगी? उसने ठंडी आवाज में कहा। ये सब तुम्हारे साथ भी हो सकता है सिमरन। अगर तुमने जुबान बंद नहीं की तो तुम भी नंदिनी की तरह ही एक पुतला बन जाओगी। अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं था। मुझे कुछ करना था। मैं जानती थी कि वीरेंद्र और उसके बाप को मालूम हो चुका था कि मैंने सच्चाई देख ली है। अब वे मुझे भी खामोश करने की कोशिश करेंगे। अगली रात जब वीरेंद्र और उसके पिता बाहर गए, मैंने जल्दी से अपना लैपटॉप उठाया, नंदिनी को संभाला और कुछ जरूरी सामान लेकर घर से बाहर निकली। मेरी सांसें उखड़ रही थीं, दिल जोर जोर से धड़क रहा था, खौफ मेरी नस नस में दौड़ रहा था, लेकिन मैं रुक नहीं सकती थी। अब वक्त बहुत कम था और खतरा बहुत ज्यादा। अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो इस ख्याल ने मेरे दिल को दहला दिया, मगर मैं अपने कदम नहीं रोक सकती थी। गली अंधेरे में डूबी हुई थी। मैंने अपनी शॉल को मजबूती से लपेट लिया, नंदिनी की कमजोर कलाई थाम ली और तेज तेज कदमों से चलने लगी। नंदिनी बिल्कुल निडाल थी, जैसे उसके अंदर की आत्मा खत्म हो चुकी हो। वो बड़ी मुश्किल से मेरे साथ कदम मिला रही थी, मगर मैंने उसे सहारा दिया। बस थोड़ा और नंदिनी, हम सुरक्षित जगह पहुंचने वाले हैं। मैंने धीरे से भगवान से प्रार्थना की।
मैं नंदिनी को लेकर सीधे अपने पिता के घर पहुंची। पापा रात के इस वक्त दरवाजे पर मुझे खड़े देखकर हैरान रह गए। मैं बिना कुछ कहे दरवाजे की दहलीज पार कर गई और नंदिनी को सोफे पर बिठाया। सिमरन, ये सब क्या हो रहा है? पापा की आवाज में परेशानी थी। पापा, मुझे आप पर भरोसा है और मैं अब जो कुछ भी बताने जा रही हूँ, शायद आपको उस पर यकीन ना हो, मगर मैं सच बोल रही हूँ। फिर मैंने सब कुछ बयान कर दिया। नंदिनी की हालत, उसका बच्चा, मेरे ससुर की दरिंदगी और खुफिया कैमरे में कैद भयावह सच, ये सब सुनकर पापा दंग रह गए। ये कैसे हो सकता है? उनकी आवाज कांप रही थी। पापा, मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। हमें पुलिस को जानकारी देनी होगी। पापा ने कांपते हाथों से फोन उठाया और पुलिस को बुला लिया। पुलिस जल्दी ही हमारे घर पहुंच गई। मैंने खुफिया कैमरे की रिकॉर्डिंग उन्हें दे दी। उन्होंने हर चीज तसल्ली से सुनी, मगर फिर जो सच सामने आया वो और भी ज्यादा खौफनाक था। ये पहला मौका नहीं था जब उन लोगों ने किसी लड़की को इस तरह से अपना शिकार बनाया था। हर 2-3 साल के बाद वे किसी नई जगह जाकर एक नई लड़की को अपने जाल में फंसाते, उससे शादी करते और फिर वही जुल्म करते जो नंदिनी पर हुआ था। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। क्या ये सच है? हाँ, पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा। जब हमने नंदिनी के दस्तावेज देखे तो हमें पता चला कि वो वीरेंद्र की बहन नहीं बल्कि उसकी पिछली पत्नी थी। लेकिन वो पागल क्यों है? मैंने अविश्वास से पूछा। इंस्पेक्टर ने गहरी सांस ली, फिर धीरे से कहा, क्योंकि वीरेंद्र और उसके बाप ने उसे नशे के ढेर सारे इंजेक्शन दिए थे ताकि वो ये सच्चाई किसी को भी ना बता सके। मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये लोग दरिंदे हैं, सिमरन जी, इंस्पेक्टर ने कहा। हमें अब इस मामले की गहराई से जांच करनी होगी, लेकिन हमें लगता है कि ये दोनों पहले भी ये सब कुछ कर चुके हैं। पुलिस ने वीरेंद्र और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया। जब वीरेंद्र को गिरफ्तार किया गया तो उसने सब कुछ साफ साफ बता दिया। हाँ, मैंने ये सब किया है और मैं इसे दोबारा भी कर सकता था, वीरेंद्र ने बेहिचक कहा। तुमने कितनी और औरतों के साथ ऐसा किया? इंस्पेक्टर ने सवाल किया। वीरेंद्र हंस पड़ा। हर बार मैंने यही खेल खेला। मैं खुश था कि हमने तुम्हें बीच में फंसा लिया, मगर तुम बहुत चालाक निकली सिमरन। ये सुनकर मेरे बदन में झुरझुरी दौड़ गई। जैसे जैसे पुलिस की तहकीकात आगे बढ़ी, जो सच सामने आया वो मेरी सोच से भी कई ज्यादा भयावह था। ये सिर्फ नंदिनी के साथ होने वाला जुल्म नहीं था, बल्कि एक ऐसा अपराध था जो सालों से जारी था। ये दोनों बाप बेटे का धंधा था। ये लोग बेसहारा लड़कियों को अपने जाल में फंसाते, उन्हें गर्भवती करते और उनके बच्चों को विदेश में बे औलाद जोड़ों को बेच देते। वे हमेशा ऐसी लड़की की तलाश में रहते जो या तो बहुत गरीब होती या बेसहारा। मेरा दिल भय से कांप उठा। न जाने अब तक कितनी महिलाओं की जिंदगी ये बर्बाद कर चुके होंगे। पुलिस ने और तेजी से छानबीन शुरू की। पता चला कि वीरेंद्र की 5 पत्नियां तो गायब थीं और उन्हें पागल खाने में भर्ती करवा दिया गया था। जब वे लड़कियां उनके काम की नहीं रहती थीं, तो वे उन्हें पागल घोषित करवा देते थे। ये जानकर मेरी सांसें अटक गईं। क्या मैं भी इसी अंजाम का शिकार होने वाली थी? अगर मैंने सही समय पर कुछ ना किया होता, तो मेरी कहानी भी वही होती जो नंदिनी और बाकी बदकिस्मत लड़कियों की थी। पुलिस ने नंदिनी के परिवार वालों को तलाश करने के लिए तहकीकात तेज कर दी। मेरे पापा ने भगवान का धन्यवाद किया कि उन लोगों ने अभी तक मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। मैं अपने पिता के साथ बैठकर सोचती रही, अगर मैं खामोश रहती, अगर मैं सच्चाई जानने की कोशिश ना करती, अगर मैं उन लोगों से डर जाती, तो आज मैं कहाँ होती। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये सिलसिला कब से जारी था? क्या अभी भी कुछ लड़कियां उनके शिकंजे में फंसी हुई थीं? मैं जानती थी कि ये मामला सिर्फ वीरेंद्र और उसके बाप के पकड़े जाने से हल नहीं होगा। पुलिस को उनके पूरे नेटवर्क तक पहुंचना था ताकि आगे किसी मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद ना हो। मैंने तय कर लिया कि मैं इन जालिमों के खिलाफ अपनी आवाज उठाऊंगी। मैं उन बेसहारा लड़कियों के लिए कुछ करूंगी जो किसी न किसी वीरेंद्र जैसे दरिंदे के जाल में फंसी हुई थी। ये मेरा बदला था, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन तमाम लड़कियों के लिए
जिनकी आवाज कभी किसी ने नहीं सुनी। कई हफ्तों तक पुलिस की छानबीन चलती रही। केस अदालत में गया। वीरेंद्र और उसके बाप को उम्र कैद की सजा हुई। नंदिनी को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे इलाज मिला। कुछ महीनों बाद उसकी हालत बेहतर होने लगी। वो बोलने लगी। उसने अपनी खोई हुई जिंदगी को वापस पाने की शुरुआत कर दी थी और मैंने अपनी जिंदगी को एक नए मकसद के साथ जीने का फैसला किया। मैंने सोच लिया कि मैं उन महिलाओं की मदद करूंगी जो घरेलू हिंसा और दरिंदगी का शिकार होती हैं। अगर मैंने सुनीता के इशारे को नजरअंदाज कर दिया होता, अगर मैंने कैमरा ना लगाया होता, अगर मैंने खामोशी से वीरेंद्र की बात मान ली होती, तो आज मैं भी किसी पागल खाने में कैद होती या शायद मौत के घाट उतार दी गई होती। जिंदगी कभी भी उतनी सीधी नहीं होती जितनी हमें नजर आती है। कभी कभी हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा वही होता है जहां हम सबसे ज्यादा खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। कभी भी किसी अजनबी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।